नमस्कार। चलिए, तो आज हम हिंदी में एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। 9वीं कक्षा में पहले सत्र के अंतर्गत ये 12वां लेसन है जिसका शीर्षक है रानी। तो ये रानी जो है एक साहित्य स्वरूप रेखा चित्र है। जैसे रेखाओं की मदद से बना हुआ चित्र, यहाँ रेखाएं तो नहीं है लेकिन बहुत ही कम शब्दों में किसी का शब्द चित्र अंकित किया जाता है, ऐसे साहित्य स्वरूप को कहते हैं रेखा चित्र। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें लेखिका के बारे में परिचय प्राप्त करना है। लेखिका जो है हमारी, ये सुप्रसिद्ध कवयित्री है। ये कवयित्री जो है छायावाद युग की आधार स्तंभ है, महत्वपूर्ण है। एक स्तंभ है जो 4 थे, पंत जी है, निराला जी है, प्रसाद जी है और ये महादेवी वर्मा जो है, ये 4 आधार स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। तो सबसे पहले तो उनका ही परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य में निराला जी ने उनके लिए बहुत ही अच्छी उपमा दी है कि ये हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ऐसी बहुत ही अच्छी उपमा दी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो यहाँ उसे आधुनिक मीरा भी कहा गया है। ऐसी कवयित्री हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा, अर्थात ये पंक्तियाँ ही याद करनी है। मैं निर्भरी दुख की बदरी, तुमको नींद में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा। ये पंक्तियाँ, दर्द भरी पंक्तियाँ कहने वाली महादेवी वर्मा, ये बड़ी सरदयी है, भावुक है और अत्यंत संवेदनशील है। छोटे से छोटे जीव से लेकर कोई भी प्राणी है, पक्षी है, उनके प्रति वे संवेदनशील है। तो ये संवेदनशील है, समग्र जीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षा करने वाली ये छायावाद युग की अप्रतिम रचनाकार रही है। छायावाद युग जो था उसकी अप्रतिम रचना का छायावाद युग की स्तंभ ये महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री है। धीर गंभीर दर्द की दास्तान, अपनी पीड़ा उसे व्यक्त करने वाली कवयित्री के रूप में ये जानी पहचानी थी, काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो उनका जन्म होली के दिन ही हुआ है। ये जो दिन था उस दिन होली थी, तो होली के दिन ही जन्मी है हमारी ये महादेवी वर्मा। तो उस दिन होली थी और होली के दिन 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, उसमें उसका जन्म हुआ था। तो महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी, एक प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन को जी गई है। बहुत ही अच्छा जीवन रहा उसका। मुख्यतः महादेवी वर्मा है कवयित्री के रूप में पहचानी जाती है, जानी जाती है, काफ़ी लोकप्रिय है कवयित्री के रूप में। फिर भी स्मृति की रेखाएं हैं, स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र हैं, उनके द्वारा वह उत्तम गद्यकार, खास करके रेखा चित्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में महादेवी वर्मा है वह सफल रही है। काफ़ी पढ़ी लिखी है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रयाग की प्राचार्य रही है महिला विद्यापीठ की, और वहाँ कुलगुरु के पद पर भी रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनुपम योगदान दिया है महादेवी वर्मा ने। तो ये उनकी रचनाएं हैं। देखिए, ये निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्यगीत है, दीपशिखा, ये सारे उनके काव्य ग्रंथ, ये काव्य ग्रंथ उनके। और बाकी जो है 2 ये गद्य है। तो खास करके रेखा चित्र बनाए हैं उन्होंने।
तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीपशिखा है, और अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुत चर्चित एवं लोकप्रिय रचना रही है। तो हमारी महादेवी अत्यंत भावुक, अत्यंत संवेदनशील, सहृदयी नारी, उनकी मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1987 के दिन। तो यहाँ जहाँ से ये रेखा चित्र लिया गया है, यह हमारा इसका संदर्भ है मेरा परिवार। ये रेखा चित्र सभी के अलग अलग प्राणी पक्षियों के रेखा चित्र अंकित किए, उसमें मेरा परिवार ये संदर्भ है। हमें यहाँ कृति के बारे में देखना है। तो ये मेरा परिवार, उसमें जो अलग अलग प्राणियों के, पक्षियों के रेखा चित्र है, हिरनी है चाहे, तो यहाँ रानी नामक एक घोड़ी है, उसका नाम रखा है। यहाँ अलग अलग 3 प्राणी की बात है, खास करके रानी की बात करते। तो रानी नाम की घोड़ी है, बच्ची है, बहुत ही छोटी सी बच्चा थी तब ले आए हैं उनके यहाँ। उनके पिताजी भी उन दिनों अंग्रेज सरकार में बड़े अफसर हुआ करते थे, तो उनकी रहन सहन, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके, काफ़ी समृद्ध परिवार में उसका पालन पोषण हुआ है, नौकर चाकर थे, तो ये सुविधाएं थी। तो उसके लिए खास करके बच्चों के लिए एक घोड़ी लाया गया है जिसका नाम है रानी। तो उनके 2 साथी हैं रानी के साथ, एक निक्की नाम का नेवला भी है, ये भी पाल रखा है देखिए, और एक रोजी नाम की कुतिया भी पाल रखी है। देखिए प्राणियों के प्रति कितनी संवेदनशील है हमारी ये कवयित्री महादेवी वर्मा। तो ये 2 उनके साथ आई है, 2 साथियों के साथ आई है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में यहाँ चित्र अंकित किया गया है। उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी, ये मानो हमारे सामने ही हो, ऐसा शब्द चित्र, रेखा चित्र अंकित किया है। तो ये पशु पक्षी और ये निर्दोष ऐसे जो प्राणियों, उनके प्रति महादेवी वर्मा का जो स्नेह है, प्रेम है, वह छलकता हुआ यहाँ नजर आता है। तो ऐसी यादगार कृति है। तो ये पढ़ने से पहले हमें थोड़े शब्द भी देख लेने चाहिए। यहाँ थोड़े बहुत शब्द दिए गए हैं, जैसे बद्री है, ये बद्री का अर्थ होता है बादल। फिर अनुकंपा, और तीसरा एक शब्द देखना है रियासत। तो ये 3 शब्द हैं, उनके बारे में देखना है, हमें पहले समझ लेना है। बद्री यानी बादल, अनुकंपा यानी दया अथवा कृपा, और रियासत यानी राज्य। तो ये शब्द जो है 3, इस बाद में दूसरे भी शब्द आएंगे, इसमें हम देखेंगे, जैसे ठेलम ठाल है, ये भी देख लें। एक शब्द है ठेलम ठाल यानी टालना, टाल बटोल करना। चलिए, और इसके अतिरिक्त यहाँ मुहावरे भी दिए गए हैं, जैसे आंखों में बसना यानी हृदय में समाना, फिर जवाब दे देना यानी अंत हो जाना, ऐसे मुहावरे भी आएंगे। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में देखते हैं। तो आधुनिक मीरा कही जाने वाली ये हमारी महादेवी, उनकी ये कृति रानी रेखा चित्र है, साहित्य स्वरूप, संदर्भ है मेरा परिवार। और हम देखते हैं क्या है इसमें। तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इंदौर जो रियासत रही है, राजाशाही थी वहाँ, तो रियासत थी, काफ़ी बड़ी रियासत। उन दिनों अंग्रेजों के ज़माने, आज़ादी के पहले की बात कर रही है महादेवी।
तो वहाँ तो शानदार घोड़ों और उनके सवारों का आधिक्य था। बचपन में वहाँ महादेवी ने सब देखा है। तो इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, टट्टुओं या गधों कहते हैं, तो जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था कि ये तो सफ़ेद गधे हैं, ये घोड़े नहीं हैं। घोड़े के बच्चे को तो टट्टू कहते हैं ना, लेकिन ये सफ़ेद घोड़े, उसके बारे में महादेवी वर्मा का नौकर है रामा, एक बहुत ही अच्छा पात्र उसके साथ है, उसकी देखभाल करता है, उनकी सेवा करता है, काम करता है। तो रामा जो बड़ा है, तो बच्चे महादेवी वर्मा अपने बचपन की बात लिख रही हैं। तो रामा से पूछा था कि, तो रामा ने कहा था कि ये तो सफ़ेद गधे हैं। तो ये ज्ञानवर्धन किया था रामा ने, पर तो सफ़ेद गधों पर घूमते हुए देखे थे अंग्रेजों के बच्चों को। तो रामा की कहानियों में तो राजा आते थे, अपराधियों को रानी, राजा, राजकुमार और अपराधी कोई आते थे, तो उनकी कहानियों में ऐसा आता था कि राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। ऐसी सजा होती थी ना, गधों पर बिठाकर देश निकाला देती थी। तो ये कहानियों में, रामा की कहानियों में ऐसी बात आती थी। तो इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते हुए देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। अब अंग्रेज जो यहाँ सफ़ेद टट्टू पर बैठते हैं, जिसे रानी कहती है सफ़ेद गधे, तो प्रसन्न है, फिर भी प्रसन्न है। तो विश्वास नहीं करना कठिन था कि भाई इन्हें भी देश निकाला दिया गया है, दंड मिला है। तो रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। रामा ये काफ़ी पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, उसके अपनी मान्यता के अनुसार उत्तर देता है। तो उसके पास समाधान था। उन्होंने बताया, रामा ने बताया कि भाई इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। ये सफ़ेद गधे पर बैठे और विलायत से भेजा गया है, यहाँ भारत में जाओ और सफ़ेद गधों पर बैठो। देश निकाला कर दिया है वहाँ से, और क्योंकि वहाँ यह वाहन उपलब्ध नहीं है, विलायत में गधे तो नहीं हैं, घोड़े हैं लेकिन गधे नहीं हैं, तो इसलिए भारत भेजा गया कि भारत में जाकर गधों पर बैठो। ऐसा रामा का ज्ञान है। तो ज्ञानवर्धन करता रहता है बच्चों को। तो एक दिन की बात है, महादेवी कहती है, एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम दिया। बड़े अफसर हैं अंग्रेज सरकार में, तो काफ़ी समृद्ध है उसका घर। तो स्मृति पत्र दिया यानी मेमोरेंडम दिया कि भाई हमारे पास भी छोटा घोड़ा न रहना ये अन्याय की बात है। बच्चों ने मिलकर, उनकी बहन, उनका भाई, ये तीनों ने मिलकर दिया है मेमोरेंडम, स्मृति पत्र, कि भाई हमारे पास ये छोटा घोड़ा भी ना हो, ये तो अन्याय की बात है हमारे लिए। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा मेमोरेंडम दिया है, स्मृति पत्र दिया अपने बाबूजी को। तो बाबूजी ने हंसते हुए पूछा था उस समय कि भाई सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? सफ़ेद टट्टू, टट्टू यानी घोड़े का बच्चा, तो सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो एक दूसरे भाई बहन हैं, कहते हैं तुम कहो, तुम कहो, क्या उत्तर दे, कौन बोले? तो ऐसे ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। महादेवी कहती है कि मैंने अगुआ होकर आगे बानी ली, आगे आकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। क्या कहा महादेवी ने कि भाई सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। रामा ने ऐसा ही ज्ञानवर्धन किया कि ये तो गधा होता है और उस पर बैठने वाला अपराधी होता है, देश निकाला कर दिया गया है, ऐसे लोग बैठते हैं। तो पता नहीं हमारे ज्ञान के ये वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा था या नहीं डांटा, पता नहीं फिर क्या हुआ। रामा को बुलाया होगा, उसे डांटा होगा या नहीं डांटा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान का स्रोत तो वही था।
परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि भाई एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। सफ़ेद का तो मना किया था, सफ़ेद टट्टू नहीं लाना, वो गधा होता है ऐसा बांधती थी। तो रामा ने कहा था ये सफ़ेद गधे हैं, घोड़े नहीं। तो चॉकलेटी रंग का टट्टू आया, पिछले वाले बरामदे में, पिछले वाला जो वरंडा है वही बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, ये बरामदा है, हाँ? मकान के बाहरी भाग वरंडा, तो उसके लिए तो नहीं बनाया गया था। तो बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा भी लगाया गया था। बाहर की दीवार है, वहाँ एक दरवाज़ा लगाना पड़ा था, वहीं से लाया गया था, क्योंकि वरंडा जो है उसमें तो ये सुविधा नहीं थी, उसके लिए तो ये बनाया ही नहीं गया था। तो यहाँ ले आए बाहर से और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, देखिए कितनी सारी सुविधाएं इस सफ़ेद टट्टू ये रानी के लिए कर दी गई हैं। तो उसकी मालिश करने, खाने पीने, घूमने आदि की देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस रखा गया था। ये छुट्टन, ये भी पात्र है यहाँ। ये जो साइस, साइस का मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला। तो ये साइस रखा गया है, उसका नाम है छुट्टन, नाम है उसका। तो उसे यहाँ रखा गया है, जो उसकी देखभाल करता है, उसकी मालिश करता रहता है, उसको खाना पीना देता है, खिलाता पिलाता रहता है। ये सारी सेवाएं छुट्टन नाम का एक साइस करता है। और यहाँ एक और भी है, रामा नाम का एक पात्र है, जो सेवक है, नौकर है, जो बच्चों के साथ रहता है। रामा ये भी नौकर है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जो है उनके घर नौकर चाकर थे, बच्चों की देखभाल के लिए थे, घोड़े की देखभाल के लिए भी रखा गया है। देखिए कितनी सारी सुविधा, काफ़ी समृद्ध है। उनके पिताजी अंग्रेज सरकार में बड़े अफसर हैं, काफ़ी बड़ा मकान है। तो उस मकान के जो बनाया गया था ये वरंडा, उसमें रखा गया, बरामदे में बांधा गया है, और ये छुट्टन उसकी देखभाल में लगाया गया है। तो अभी तो सवारी के लिए ये रानी या ये टट्टू है चॉकलेटी रंग का, तैयार नहीं था, उसे ट्रेन करना पड़ता। तो अब तो हम उस छोटे से टट्टू से बहुत प्रभावित हो गए। अभी तो छोटा है, बहुत प्रभावित हुए और आतंकित भी हो गए उससे। किससे आतंकित हुए? देखिए हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न विशेष नौकर चाकर रखा गया। हमारे लिए, हमारे साथी ये जो नेवला है, निक्की है, रोजी है, उन सब के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई, विशेष नौकर नहीं रखा गया हमारे लिए, या हमारे साथी के लिए विशेष सुविधा नहीं हुई। लेकिन ये जो चॉकलेटी रंग का टट्टू यानी रानी आया, ये टट्टू, तब से उनके लिए विशेष सुविधा कर दी गई है। तो हम उससे थोड़े आतंकित भी हुए और प्रभावित भी हुए। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, ये रामा है, उसे नौकर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। देखिए डांटता था, फटकारता था, कान भी पकड़ता था, खींचता था। तो उनके साथ तो हम नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, खास करके बच्चे, तो उसे हम नौकर नहीं कहते थे। और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, हमारी खिड़की को नहीं बदला गया, उसे वहाँ दरवाज़ा नहीं लगाया गया। लेकिन ये टट्टू के लिए बरामदे में लाने के लिए दीवार में खास दरवाज़ा लगाया गया था, जिससे हम, ये हमारी खिड़की है, वहाँ दरवाज़ा लगा दिया होता तो हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते
हमारी छोटी सी खिड़की है, वहाँ से जाना आना पड़ता था, वहाँ से कूदना पड़ता था। तो वहाँ दरवाज़ा लगा देते तो उनके साथ, ये रोज़ी और निक्की के साथ हमें कूदना नहीं पड़ता वहाँ से। तो छोटी सी खिड़की है, तो वहाँ से कूदना पड़ता था। तो हमारे लिए ऐसी सुविधा नहीं हुई, उस टट्टू के लिए हुई है। तो बाबूजी से यह बात सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, बाबूजी ने बताया हमारी सवारी के लिए है, तो हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, हम उससे रुष्ट रहे, यानी गुस्से में रहे, अप्रसन्न रहे, खुश नहीं थे, अप्रसन्न घूमते रहे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली, उस टट्टू ने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि भाई उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता था। वहाँ जहाँ से लाया गया है वहाँ उसे ताज रानी कहते थे। तो ताज रानी कहकर पुकारते थे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, ताज रानी नाम है, ताजमहल उसका चित्र तो हमने देखा था। और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। रामा और दूसरा है कल्लू, उनसे जो कहानियाँ सुनते थे। रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की कथा रहती है। राजा के पास जो रानी थी उनके सुख दुख की कथा हम सुनते थे, तो रानी के प्रति तो हम बड़े सहृदय हो गए थे। अब ताज रानी नाम है तो ताजमहल जैसे भवन की ये रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। हमें ऐसा लगा कि ताज रानी, ताज जैसे बड़े भवन की रानी, लेकिन सामान्य कहानियों की रानियों की तरह उसे मानो निकाल दिया गया है, अपने राज्य में से राजा ने निकाल दिया हो। तो हम उसके प्रति सहृदय हो गए थे, क्योंकि हमने ऐसी कहानियाँ सुनी थी, रानी के प्रति संवेदना जगाए ऐसी कहानियाँ सुनी थी। तो यहाँ यह कल्पना करते ही हमारी सारी उनके प्रति जो ईर्ष्या थी कि हमारे लिए खिड़की में दरवाज़ा नहीं लगाया गया, हमारे लिए कोई विशेष सुविधा नौकर चाकर नहीं रखे गए, ये ईर्ष्या थी। तो ये सारी ईर्ष्या, अब सारा रोष करुणा की से पिघल गया और हम उसे अधिक से अधिक आराम देने के अब उपाय सोचने लगे कि कैसे उस छोटे से बच्चे टट्टू को अधिक से अधिक हम आराम पहुंचाए। तो ये रानी इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी हुई है, उनकी छवि अभी भी हमारी आंखों में बसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग है, देखिए रानी का बाह्य वर्णन कर रही है महादेवी कि हल्का चॉकलेटी रंग है, चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, ऐसा चमकीला रंग है, हल्का चॉकलेटी। और खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर ये झूलता हुआ अयाल का गुच्छा, 2 कानों के बीच ये झूलता हुआ अयाल यानी लगाम का ये गुच्छा, बड़ी काली और स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, काली आंखें, पारदर्शी जैसी आंखें हैं। लाल नथुने, अभी बच्चा है तो उसके नथुने कैसे हैं, लाल है, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। प्रतिदिन क्या करती थी, अपने नथुने फुला फुला कर लाल रंग के फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। प्राणी होते हैं ना, उनकी ये जो घ्राणेंद्रिय है ये बड़ी संवेदनशील होती है, जैसे कुत्ते की होती है। सांप है, वह अपनी जीभ की मदद से सुन लेता है, उसके तो कान नहीं होते। तो यहाँ प्राणी जो है अपने नाक और कान की मदद से आसपास का जो वातावरण होता है उसे परख लेते हैं। तो यहाँ गंध लेकर आसपास के वातावरण को परखने की वह कोशिश कर रही थी। तो उजले दांत और लाल जीभ, अभी बच्चा है, उजले दांत है, लाल जीभ है,
उसकी झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, उसका मुंह भी है गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। एक बांधा हुआ होता है लोहा, उसके साथ मुंह में रखा हुआ होता है, तो उसका मुंह क्षत विक्षत यानी घायल नहीं हुआ है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई के अनुपात में उसकी पीठ अधिक है, पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल है, मजबूत पैर, सुडौल और मजबूत पैर और सघन पूंछ, पूंछ भी सघन है, और जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती और गिरती रहती है। जैसे मोर पीछ जो होता है उनसे बना हुआ झाड़ू जो हम फेरते रहते हैं, वैसे उसका ये सघन पूंछ मक्खियाँ उड़ाने में काम आता है। प्राणियों की पूंछ जो होती हैं वह उसी काम में वे लेते हैं। तो मक्खियाँ उड़ाते हैं तो ये पूंछ उठती गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि हम में नहीं थी। जब वह रानी नई आई थी तब तो नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत ये स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है कि जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे हुए अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अदृश्य स्याही, कोई जादूगर जो होता है वह जादू दिखाता है। जैसे एक जादू है, एक कोरा कागज आपको दिखाता है और कहते हैं कि आपको पढ़ना आता है। आप कहते हैं हाँ, कौन सी भाषा पढ़ सकते हैं आप? तो आप कहते हैं भाई हिंदी है, गुजराती है। तो आपको एक कागज देता है और कहता है, कोरा कागज, उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता। ये कागज देकर कहता है कि पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। तो हम देखते हैं कागज में कुछ नहीं लिखा है, कोरा कागज, क्या पढ़े। तो जादूगर तो मजाक करता है विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ खास करके, भाई तुम्हें पढ़ना नहीं आता, इसमें तो लिखा हुआ है। फिर कहता है कि एक मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जली हुई है, उसके पास ले जाओ, वहां देखो प्रकाश में। मोमबत्ती के पास कागज कागज लेकर जाओ, नजदीक रखो, काफी प्रकाश मिलेगा तो पढ़ पाओगे तुम। तो हमें लगता है कि भाई प्रकाश तो है, फिर भी उनके कहने पर मोमबत्ती के पास काफी नजदीक ले जाते हैं। इतना नज़दीक नहीं कि जल जाए कागज, लेकिन काफ़ी नज़दीक रखने को वह कहता है। और धीरे धीरे उसमें अक्षर प्रिंट होने लगते, लाल अक्षर में पूरा कागज लिखा प्रिंट हो जाता है। मोमबत्ती के पास कागज ले जाने से फिर हम पढ़ सकते। तो ये जादू नहीं है, अदृश्य स्याही है। जैसे हमारे नींबू है, प्याज है, उनके रस से लिखा हुआ कागज, उससे लिखना है, उसका रस निकाल कर, नींबू का अथवा प्याज का, तो उससे आप लिख सकते हैं और धूप में रख देंगे, सूख जाएगा। फिर देखें कागज पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपने तो रस से लिखा, सूख गया है रस, फिर दिखाई नहीं देता। लेकिन वही कागज आप ताप के पास, अग्नि के पास निकट ले जाएंगे तो ये पूरा कागज छप जाएगा लाल अक्षरों में। तो अदृश्य स्याही से लिखा हुआ, जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। ये उदाहरण देकर महादेवी कहना चाहती हैं कि तब तो हम छोटे थे, लेकिन आज हमारे स्मृति पट पर ये रेखाएं उभरती है, उभर आती है ये रेखाएं। तो ऐसी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने इस रेखा चित्र के माध्यम से कहनी चाहिए। देखिए, तो वह कहती है आगे कि हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। ये काफ़ी बड़ी है ये रानी, छोटी क्यों नहीं हुई। छोटी होती ना तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते, जैसे रोजी को ले जाते, निकी को ले जाते कमरे में उठाकर, तो इसे भी ले जाते। रानी को अपने कमरे में ले आना ये तो संभव नहीं है, काफ़ी चौड़ी है उसकी पीठ,
ऊंची है, तो ये संभव नहीं था। अतः अस्तबल बना हुआ ये बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल यानी घुड़साल, जहाँ घोड़े को रखा जाता है, बांधा जाता है, अश्वशाला। तो ये अस्तबल बन गया है ये बरामदा, अब हमारी अराजकता का कार्यालय बना हुआ है। सारा दिन हम यही शोरगुल करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, अराजकता फैलाते रहते हैं। तो बरामदा घोड़ा बांधने के लिए तो बना ही नहीं था। अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। वहाँ कई चीज़ें रखने के लिए खुली अलमारी भी बनी हुई थी और पटरियाँ डाली गई थी कुछ चीज़ें रखने के लिए। अब हमारी स्वेच्छा या विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। हमारी स्वेच्छा से या विस्थापित होकर मानो हम यहाँ चले आए हैं, तो हमारे खिलौने भी हम उस अलमारी में रखने लगे। हमारा परिवार मानो यहाँ स्थापित होने लगा। तो रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनाने लगती थी। देखिए कैसे मैत्री कर ली। उस प्रश्न का उत्तर भी है कि रानी ये महादेवी और उनके भाई बहन ने, बच्चों ने कैसे रानी से मैत्री स्थापित कर ली। तो वे वहाँ नियमित आते, वही रहते पूरा दिन। उसकी गर्दन पकड़कर उसमें झूलते हुए खड़ी है रानी। तो गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, कान दो कान है खड़े, उसके बीच में अयाल है, तो उसमें फूल खोस खोस कर और बिस्कुट जो खुद के लिए मिले हैं उसे खिलाते, मिठाइयाँ खिलाते आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने ऐसी मैत्री उससे स्थापित कर ली कि हमें न देखने पर अब वह हिनहिनाती है, अपने पैर पटकने लगती है, हमें बुलाती है ऐसे। तो इस प्रकार बच्चों से मैत्री स्थापित हो चुकी है। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। धीरे धीरे उससे ट्रेंड कर दी गई। अब घुड़सवारी के कार्यक्रम आरंभ हुआ है। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। ये महादेवी है, उसकी एक बहन, उसके लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन गद्दी, घोड़े पर बैठने के लिए जीन लगाना पड़ता है, तो ये गद्दी खरीदी गई। और भाई के लिए चमड़े की घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। चमड़े की बनाई जीन और ऐसी सुंदर, ऐसी अच्छी है कि संतुलन खो दिया तो भी आप उस पर से नीचे नहीं गिर जाएंगे। लेकिन ये बच्चियों के लिए छोटी सी सुंदर जीन खरीदी गई है। अब बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते हैं। नीचे से तो बैठ नहीं सकते, ऊंची है काफ़ी रानी, तो बाहर चबूतरा बना हुआ है, उस पर खड़े होकर रानी को वहीं ले जाकर वहीं से बैठते थे बारी बारी से। महादेवी, उसकी बहन, उसका भाई, तो बारी बारी से बैठते, आरूढ़ होते हैं और छुट्टन हमारे साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। छुट्टन, हम रानी पर सवारी करते थे तो छुट्टन भी हमारे साथ होता था और घोड़े की ये अयाल या लगाम पकड़कर हमारे साथ साथ दौड़ता था। तो सवेरे भाई बहन घूमते थे, सवेरे उनकी बारी थी भाई बहन की, और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। संध्या के समय स्कूल छूटने के बाद तो यह कार्यक्रम छुट्टन दोहराता, यानी महादेवी बैठती थी संध्या के समय। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? ऐसी सवारी थोड़ी देर के लिए ही सवारी करने को मिलती है, तो हम विद्रोही हैं,
हम संतुष्ट कैसे हो सकते थे। तो महादेवी लिखती है, अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अस्तबल में तो हम मस्ती करते रहते, स्टूल पर चढ़कर भी बैठ जाते थे, तो हमें संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। देखिए, बच्चों ने विद्रोह किया, साहस किया, खोलकर बाहर ले आए। छुट्टी का दिन था, दोपहर का समय था, सब सो गए थे, बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा पूरी कर लेने लगे। ये मानो अधूरी मिली है शिक्षा, पूरा समय नहीं मिलता, तो बारी बारी से हम ये हमारी अधूरी शिक्षा घुड़सवारी का कार्यक्रम करने लगे। यह स्वाभाविक था कि भाई ये ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। ऐसी प्रवृत्ति, उसकी गर्दन में झूलना, उसकी पीठ पर बैठ जाना, उसे फूल लगाना, तो ये प्रभावित तो होती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। बालकों में चेतना का विभिन्न स्तरों का बोध नहीं होता, सामान्य स्तर पर चेतना होती है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के ही हो जाते। बच्चे में तो इतनी चेतना बोध होता है, इतना ही कि वह भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, प्राणी नहीं, अलग नहीं मानते हो। तो यहाँ निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। ये नेबला पूंछ पकड़कर वहाँ झूलता रहता था, तो रोज इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती थी। अपनी इच्छा के अनुसार उछलकर गर्दन पर बैठ जाती थी और नीचे वहाँ से कूदती थी। और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे कि मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो गए। एक स्टूल लेकर उस पर बैठ जाते या चबूतरे पर ले जाकर बैठ जाते थे, मानो मयूर सिंहासन विराजमान हो। तो रानी हम सबकी ये शक्ति और ये हमारी दुर्बलता ये सब जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। धीरे धीरे चलती थी दुल की चाल से और संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि उसकी पीठ नंगी है, उस पर बैठने वाला संतुलन नहीं रख पाता, तो ये संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने हाथ की पतली संटी उसके पैरों पर मार दी। मैं बैठी, चबूतरे के पास ले गए होंगे, वहाँ जाकर महादेवी बैठी और भाई, छोटा भाई है, उसने एक संटी यानी सोटी मार दी उसके पैरों पर, तो चोट लगी। कोई भी प्राणी है, उसे चोट लगती है तो वो समझ जाता है उसे भागना है। चोट लगने पर की संभावना तो नहीं थी, संटी लगाई है, चोट की तो संभावना नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था या कोई दुखद उसकी स्मृति, बचपन की स्मृति उभर आई थी। जो भी हो, वह ऐसे वेग से भागी। प्राणी उसे मारते हैं तो भागते हैं, जैसे बैल है, तो ये भागी, मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध कर रखने का संकल्प किए हो। तो ऐसे वह भागी कि सबको बांध कर रखने का संकल्प किए हो, वैसे वह भागने लगी। अब कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था ही। ये उड़न खटोला जैसा उसमें मैं सवार हुई थी, क्योंकि उसकी नंगी पीठ थी, उस पर जिन नहीं लगाया गया था, तो गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में फिर लौट आई, मानो उसकी अतीत की दुख स्मृति उभर आई थी संटी या सोटी लगने पर, अब वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। फिर खड़ी हो गई, पश्चाताप मानो करने लगी, पश्चाताप की मूर्ति हो वैसे वह खड़ी रह गई। अब साथियों की चीख, पीछे पीछे मेरे साथी
चीखते पुकारते वे सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। चोट लगी, गिर जाने से दौड़ती हुई घोड़ी पर से, रानी पर से गिर गई थी महादेवी। तो काफ़ी कई दिनों तक बिस्तर पर, बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ हुई तब, स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए, मानो वह पश्चाताप कर रही हो। अब एक बार भाई ने जन्मदिन पर, नानी ने, भाई के जन्मदिन पर, छोटा भाई है उसके जन्मदिन पर हमारी नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सोने के कड़े हाथ में पहनने, तो एक सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा है या आभूषण है ये पहनते हैं तो ये पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। तो सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले ये कड़े, उसका मुंह शेर मुंह वाले छोटे छोटे कड़े हैं, ये पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया है। और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह उसने कानों में पहना दिए। ऊंचे कान है, सतर्क कान है, उसमें ये कड़े डाल दिए दोनों कानों में एक एक। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात तो भूल गए कि हमने रानी को पहना दिया है उसके कानों में। संध्या हो गई, तो संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई कि भाई कड़े कहाँ गए। तो खोज आरंभ हुई, कड़े नहीं मिले, पर कहीं कड़ों का पता नहीं चला। तो रानी अपने कानों को खुर्रों से खोदती और हिनहिनाती रही, अपने खुर्रों से, अपने पैरों से खोदती रही और हिनहिनाती रही। तो अपने कानों को खुर्रों से खोदती रही और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। अपने कानों को खुर्रों से खोदती, मिट्टी को खोदती रही नीचे अपने पैरों से। तो बाबूजी का ध्यान वहां गया और बाबूजी ने आदेश दिया मिट्टी को हटाने का। जो मिट्टी थी वहां से हटाई। तो किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े वहां गाड़ दिए थे। रानी के कानों से निकालकर वहां मिट्टी में गाड़ दिए थे किसी ने। तो रानी बताना चाहती थी अपने खुरों से मिट्टी को हटाकर, खोद कर। तो ये कड़े तो मिल गए, दंड तो किसी को नहीं मिला। इसका दंड किसी ने, जिसने भी छिपाया था, चोरी करनी चाहिए थी, दंड तो किसी को नहीं मिला। परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। इस घटना से हमारे हृदय में बस गई। तो एक घटना अपनी विचित्रता के लिए भी स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। छोटा सा घोड़ा, घोड़े के बच्चे को देखा तो बहुत ही छोटा। रानी तो बड़ी हो गई, ये छोटा सा बच्चा हमने देखा तो यह कहाँ था, हमने पूछा। खास करके रामा जो उसका ज्ञान वर्धन करता ही रहता, तो उसे पूछा कि भाई ये कहाँ था। कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा कर दी कि भाई वह नया जीव जो था ना, रानी के पेट में दाना खाकर सो रहा था। कहाँ था? रानी के पेट में था, वहाँ दाना खाता था, खाकर सो रहा था वह। तो भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, दूसरा भी है अंदर? एक ही था तो तीनों के लिए एक एक हो जाए। तो भाई ने पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर भी हिला दिया। हाँ, तो क्या हुआ, अब तो हम विस्मित भी हो गए कि अंदर सो रहा था, ये दाना पानी चारा खा रहा था रानी के पेट में। तो हम विस्मित भी हुए, क्रोधित भी हो गए। ये छोटे जीव कोई काम धाम तो नहीं करते, अंदर पड़े पड़े सो रहे हैं, काम धाम नहीं करते, और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का जो दाना चारा था वह स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। ये अंदर आराम करते हैं। रानी को तो हमें बिठा कर दौड़ना होता है और उसका दाना चारा ये खा जाते हैं और वहाँ लेटे रहते हैं।
तो हमें क्रोध हुआ, क्रोधित हुए हम। भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा निकाल लें, अंदर से एक और बच्चा निकाल से 3 हो जाएंगे अब तो। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे भाई छोटे बहन भाई बैठेंगे। ये बच्चे घोड़े जो है टट्टू नया निकाले उस पर ये बहन भाई बैठेंगे, और ये जो रानी है जो बड़ी है उस पर ये महादेवी बैठेगी। तो प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा कि भाई तीनों के लिए एक एक हो जाएगा। पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। ये जवाब दे देना ये भी मुहावरा है, अंत हो जाना। तो मेरे साहस ने जवाब दे दिया कि भाई नहीं, साहस नहीं करना है। चाकू लेकर आया है रानी के पेट को काटने के लिए। एक और भी समस्या थी, समस्या की ओर हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। अंदर से बच्चा तो निकाल लें, लेकिन पेट को चीरा गया है, काटा गया है, फिर उसकी सिलाई कैसे करेंगे, सिएंगे कैसे। माँ की जो महीन सी सुई से तो ये सीना संभव नहीं था, महीन सी सूक्ष्म पतली ऐसी सुई से तो ये सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सा सुजा जो है, टाट के जो होते हैं बोरे, तो उसे सीने के लिए बड़ा सा सुजा आता है। वह सुजा तो रामा अपनी कोठरी में रखता था, रामा की कोठरी में वह होता था, और जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी वहाँ हमें नहीं जाने दिया जाता था, वहाँ हम नहीं जा सकते थे। तो ये समस्या थी, तो ये काम नहीं किया रानी के पेट को चीरकर बच्चा निकाल लेने का। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा हो गया, एक बच्चा तो आया था, ये अश्व शिशु अश्व कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, वह भी दौड़ने लगा। तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न यह प्रस्ताव भी स्मरण में रहा कि चलो पेट चीरकर और बच्चे निकाल लें। तो ऐसी ऐसी स्मृतियाँ, बचपन की यादगार स्मृतियाँ, ये स्मृतियों को उन्होंने मेरा परिवार के अंतर्गत ऐसे रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, फेयरबुक में एक वर्क करना है जो तो आपके स्वाध्याय में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर, बस 2 ही कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसमें 3 प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है 3-4 वाक्य में उत्तर दीजिए, उसमें 2 ही प्रश्न हैं। तो ये आपको वहाँ स्वाध्याय में जो दिए गए हैं होमवर्क में करने हैं। ये है आपका होमवर्क, स्वाध्याय। तो उसमें प्रश्न पहला, उसमें 3 प्रश्न हैं और प्रश्न दूसरा, इसमें 2 ही प्रश्न हैं। तो ये आपको होमवर्क में यानी फेयरबुक पे करना है। होमवर्क तो है लेकिन ये फेयरबुक पे करने वाला होमवर्क, ये करना है आपको फेयरबुक में। यह फोटो निकाल कर भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया। और दूसरे प्रश्न हैं थोड़े बहुत, जिसके बारे में आपको होमवर्क में फोटो निकाल कर यहाँ भेजना है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आप लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि रानी पाठ का साहित्य स्वरूप, रानी पाठ का साहित्य स्वरूप। तीसरा प्रश्न है रानी पाठ का संदर्भ। एक एक शब्द में जवाब देना है, 1-2 शब्दों में। देखिए, रानी पाठ का संदर्भ। चौथा प्रश्न, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी को यह उपमा किसने दी थी। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ऐसी उपमा रानी को महादेवी को किसने दी थी।
अगला प्रश्न है, लेखिका ने रानी के अलावा कौन कौन से चरित्र लिए हैं। यहाँ दूसरे चरित्रों की भी बात हुई है। अगला प्रश्न है, लड़कों ने स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम में किस अन्याय की बात लिखी थी। अगला प्रश्न है, रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती थी, किस प्रकार। अगला प्रश्न है, भाई के जन्मदिन पर नानी ने क्या भेजा था। छोटा भाई है ना, उसके जन्मदिन, महादेवी का भाई, तो उसके जन्मदिन पर उसकी नानी ने क्या भेजा था। अगला प्रश्न है, बच्चे रानी के प्रति सहृदय क्यों हो गए थे। अगला प्रश्न है, पैरों पर संटी मारने से रानी क्यों भागने लगी। उसके पैरों पर बाई ने, महादेवी के भैया ने संटी मारी थी तो रानी क्यों भागने लगी। अगला प्रश्न है, रानी पश्चाताप की प्रतिमा कब लगती है। इस लेसन में एक बार ऐसा हुआ कि वह प्रतिमा लगती है पश्चाताप की, कब लगती है वह। और अंतिम प्रश्न है 12वां प्रश्न, महादेवी का भाई चाकू क्यों लाया। तो ये सारे प्रश्न आपको सोच समझकर उत्तर देने हैं। आपने ये बोर्ड पर का जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये स्क्रीनशॉट लेने से कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाएगा। आपको यही काम करना है, बोर्ड वर्क है ये। बोर्ड वर्क उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रखना चाहिए, उसमें से कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये जो होमवर्क मैंने दिया है 12 प्रश्न हैं, 1-2 शब्दों में उत्तर देने हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। कोई में 1-2 वाक्य लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वाक्य होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं है। क्लियर। तो यहाँ ये लेसन समाप्त हो जाता है। इसके दूसरे जो प्रश्न हैं कैसे लिखना है, इसके बारे में भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। खास करके जो बड़े प्रश्न हैं तो वहाँ आपको कृतिकर्ता साहित्य स्वरूप लिखना चाहिए। मैंने बताया था यहाँ फेयरबुक में तो आप हेडिंग में सब कुछ कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग में लिख दिया है। देखिए ये हेडिंग है, उस पर सब कुछ लिखा है। महादेवी वर्मा ये लेखिका का नाम है, लेसन नंबर है, उसका साहित्य स्वरूप है, उसका संदर्भ भी दिया गया है। देखिए संदर्भ भी लिखा है। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे हेडिंग लाइन में सब कुछ कर लेना चाहिए। फेयरबुक में ऐसे करना चाहिए, हेडिंग लाइन थी। क्लियर। तो यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। नमस्कार।